नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी। अभी हमारा एक लंबा गैप आ गया था, जिससे आप जानते हैं कि दिवाली चल रही थी, तो दिवाली की छुट्टियों का आज से हम रेगुलर होंगे। आज से हमारी रेगुलर क्लासेस चलेगी। हमने पहले की वीडियोस तक हमने 9 मॉक टेस्ट कर लिए थे, उससे पहले हमने थ्योरीज भी कर ली थी। आज हम मॉक टेस्ट 10 करेंगे। यदि इससे पहले की वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे 5 जनवरी 2021 को 3 से 4:30 की शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे 30 क्वेश्चन देखेंगे कंप्लीट। और हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि इस बार भी हमारे रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में 30 के 30 क्वेश्चन हमें सही करके आने हैं, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ और कम से कम टाइम में। ये जो हम तैयारी कर रहे हैं, ये ना केवल रेलवे एनटीपीसी के लिए बल्कि एसएससी जीडी जो 2025 में होने वाला है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और रेलवे के जितने भी एग्जाम, और अभी तो 2 महीने में, इस महीने या अगले महीने में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, उनमें भी आपको ये बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन ये कहता है कि साइन 2a, ये एक इक्वेशन दे रखी है हमको कि साइन 2a ये बराबर दे दिया है किसके, ये बराबर दे दिया है साइन a के। तो देखिए साइन 2 थीटा इसका एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना है हमें। साइन 2 थीटा इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन ए और फिर यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस ए, ये बराबर हो गया 2 साइन ए के। ठीक है, अब देखिए 2 साइन ए और 2 साइन ए यहाँ से कट जाएगा और कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ए की वैल्यू 1 कब आती है, जब ए होगा 0 डिग्री। कॉस 0 ही 1 होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, इनमें से समकोण त्रिभुज की पहचान कीजिए। देखिए हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब आप ये नहीं है कि आप इसको एग्जाम में निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट देखिए 5 5 6 का कोई ट्रिपलेट नहीं बनता है। 7 24 25 एकमात्र ये होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। 7 24 25 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। आप चाहें तो इसको आप लगा सकते हैं। ये हाइपोटेनियस 25 हो गई, अब किसी को 7 और किसी को 24 मान लीजिए। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को जब जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 25 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि एक्स और वाई एक दूसरे के क्रमानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का साइन आ जाता है, एक कांस्टेंट जिसको हम के मान लेते हैं। ठीक है ना, अब ये हो जाएगी इक्वेशन जो क्वेश्चन में बोल रहा है। अब यहाँ पे ये कहता है कि अगर x 10 है और y 15 है, ठीक है, y 15 है, तो यहाँ से कांस्टेंट का साइन, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 10/15, और इसको जब हम काट देंगे 5 से तो ये 2/3 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू रख दूं x 2/3 बाय, तो अब ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन एक तरीके से। अब ये कहता है कि इस इक्वेशन को कौन सी वैल्यू फॉलो नहीं करती है, दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यू फॉलो नहीं करती है। ठीक है ना, नॉट अ पेयर, जो कि अगर मैं y की जगह किसी इन वैल्यूज को रखूंगा और x की वैल्यू वही सेम आनी चाहिए, तो ऐसा कौन सा फॉलो नहीं करती वो हमें निकालनी है। तो हम सीधा सीधा बाय ऑप्शन अगर हम देखें तो आसान ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि मैं 3 रखता हूं, तीसरा ऑप्शन रखता हूं, तो देखिए 2/3 और y में अगर मैंने 3 रख दिया तो 3 से 3 कट गया, x हमारा आ गया कितना, 2 आ गया, जो कि ऑप्शन में हमारे को दे रखा है ये फॉलो करती है, तो ये नहीं हो सकता। हमें जो फॉलो नहीं करता वो बताना है। तो अगर मैं 4th ऑप्शन रखता हूं, क्या 4th ऑप्शन कहता है, ये हो गया हमारा 3rd ऑप्शन और ये हो गया मेरा 4th ऑप्शन। ठीक है ना, अब 4th ऑप्शन मेरा ये कहता है कि 2/3 y है हमारा 20, तो देखिए ये 3 कटेगा नहीं। ठीक है ना, 3 से 20 कट नहीं रहा, तो x की वैल्यू भी हमारी 15 नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करता, तो यही हमारा सही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही है। ठीक है, आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही होगा और वही पूछ रहा है कि कौन सा पेयर जो है फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, नॉट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म x और y के मानों के अनुरूप नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये एक दे रखा है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो ये सिंपली हमारा क्या हो जाता है 2 की पावर 8।
ठीक है ना। ये सारे पावर्स क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए कि 10 पुस्तकों का मूल्य 560 है, तो ऐसी 56 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए 10 पुस्तकों का मूल्य 560 है, तो एक पुस्तक का मूल्य 56 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें किसका निकालना है, और ऐसी 56 का। तो 56 को 56 से गुना कर देंगे, तो देखिए 6 को 6 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आती है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आप देखिए इसमें 3 यूनिट डिजिट 6 है, तो अब आप देखिए 55 का स्क्वायर कितना होता है ना। मैं आपको ये मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे आंसर लाना है कम से कम टाइम में। 55 का स्क्वायर हो जाता है हमारा कितना, 3025। तो अब ये 3025 से तो ऊपर वाला आंसर है, जो कि एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको भी करना है, आपको 56 का मल्टीप्लाई नहीं करना, या फिर आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है, वो भी कम से कम टाइम में। ये मैंने स्क्वायर निकालना आपको बताया हुआ है, ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देखिएगा कि कम से कम टाइम में हम स्क्वायर्स को कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि 7/2 गुना कर देता हूं 2/5 गुना 3/2, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड उल्टा हो जाता है। ठीक है, हम चाहे तो इसको 7 से 7 काट देते हैं, लेकिन अभी क्या है कि ये अपॉन में है, तो इसको सिंप्लीफाई, कहीं आगे जाके आंसर गलत ना आ जाए, इसलिए मैं इसको पहले ही पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, जिससे कि आंसर मेरा एक ही बारी में सही आए। तो देखिए ये कितना होता है, 15/4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4/15। ठीक है ना। अभी यहाँ पे ये डिवाइड का साइन है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5.25 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 2 से ये 2 बारी में 4 जो है 2 बारी में चला गया, 2 से ये 2 बारी में इधर चला गया। ठीक है, तो ये देखिए 7×21/5 हो गया, ये 10 हो जाएगा, सॉरी 7×21/10। और इधर अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 14/15। तो 5 से ये 2 बारी में चला गया, 5 से 3 बारी में, 7 से ये 3 बारी में, 7 से ये 2 बारी में। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 25 से 4 बारी में चला जाएगा, 25 से 2 बारी में 50, और एक बारी में हमारा कितना हो गया, 25। तो ये 4/21 इधर हो गया। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 4, ये 4 बारी में चला गया, 3 से ये 7 बारी में इधर चला गया, तो 3/7 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही है। ये मैं चाहता तो आपको आंसर होमवर्क में दे सकता था इस क्वेश्चन को, जिसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बता दे, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए सॉल्व कराया कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर हम एक टाइम कहाँ बचाना है, हमें कहाँ नहीं बचाना। अगर आप यहाँ पे टाइम बचाने के चक्कर में आप एक स्टेप स्किप करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, तो आपका गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें स्टेप बाय स्टेप चलना ही आसान है, और कैलकुलेशन हम थोड़ी फास्ट करके अपना टाइम वहां बचा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि 2 से 12 के बीच की संख्याओं का कितना भाग भाज्य संख्याएं हैं। कॉम्पोजिट नंबर 2 से 12 के बीच में। तो देखिए सबसे पहले समझिए कॉम्पोजिट नंबर होते क्या है। भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके गुणनखंड जो होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं, या तो नंबर और 1 से ज्यादा, है ना, नंबर खुद और 1 से ज्यादा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि कंपोजिट नंबर क्या क्या हो जाएंगे। यहाँ पे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे हमारे 2 के बाद 3 नहीं तो 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है, और बात की जाए 12। ठीक है ना, किसकी बात की जाए, 12। ये हमारे क्या हो गए, ये कंपोजिट नंबर हमारे हो गए। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कितने हो गए, ये 3 3 6 कंपोजिट नंबर हो गए, और टोटल नंबर हमारे कितने हैं 2 से 12 के बीच में, 2 से 12 के बीच में है 11 नंबर। तो 6/11 फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6/11। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि उस शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए 4% का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक है ना, 1/25 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि अभी 50,000 है संख्या 2 वर्ष के बाद, यानी कि ये कितना हो जाएगा 26/25, और इधर भी हो जाएगा हमारा 26/25। ठीक है, तो यहाँ देखिए 25 से ये 100 जो है 4 बारी में चला जाएगा, ये भी 25 यहाँ से 100 4 बारी में चला जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 से 4 बार 20, और 20 को 4 बार करेंगे तो 80, और 26 का स्क्वायर हम जानते हैं 676 होता है। तो जब हम इसको स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारा 80, तो 80, और फिर हम करेंगे 56, और 56 और 4 40, तो ये 080, तो 080 वाला एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड।
ठीक है, तो यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जब सूत्र का अर्थ प्रतीकात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए एक तरीके का फॉर्मूला ही है ये जो पूछा जा रहा है। तो हम जैसा कि जानते हैं, देखिए अमाउंट देखिए क्या होता है, अमाउंट का मतलब वही होता है ना मूलधन। तो हमारा ये प्रिंसिपल है ना, और साथ में हमारा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, यही तो होता है हमारा अमाउंट। तो यही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है पीआरटी, और पीआरटी हमारा सिंपल इंटरेस्ट, उसमें हमने हमारा प्रिंसिपल मूलधन जोड़ दिया तो हमारा ये अमाउंट आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है तो इस प्रकार बने नए गोले और वास्तविक गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब रेडियस को क्या किया गया है, रेडियस को कर दिया गया है कि अगर मान लेते हैं क्या कि न्यू, ठीक है, और ये ओरिजिनल लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ओरिजिनल में क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो मान लेते हैं कि अगर पहले उसकी रेडियस त्रिज्या जो थी वो 1 थी और अब उसकी दुगनी कर दी गई है, तो दुगनी कर दी तो इसका डबल हो गया। ठीक है ना। अब वॉल्यूम में क्या फ़र्क आता है, तो देखिए वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। तो ये 4/3 पाई तो दोनों साइड में कट जाएगा और आर क्यूब की वैल्यू रह जाएगी। तो अगर मैं इसको क्यूब कर दूं यहाँ पे तो ये हो जाता है हमारा 8 और 1। तो देखिए इनके आयतन का अनुपात आ जाएगा 8:1, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न कहता है कि 35% x का 140 दे रखा है तो x की वैल्यू को ज्ञात कीजिए। तो देखिए 35% अगर हम निकालते हैं किसका, x का, वो 140 दे रखा है। तो 7 से ये 5 बारी में चला गया, 7 से ये 20 बारी में है ना, तो 5 से ये 4 बारी में। तो अब आप यहाँ से x निकाल लेंगे तो 400 आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में ABC और PQR एक समरूप होंगे। तो देखिए अब आपको सिमिलर बताना है, तो सिमिलर बताने के लिए आप बाय ऑप्शन, इसमें देखिए बाय ऑप्शन क्या कहता है। अब देखिए बाय ऑप्शन में A अगर 50 है, P भी 50 हो गया, B अगर 70 है तो Q को भी 70 होना चाहिए था। नहीं, ये सिमिलर नहीं है। अब अगर आप इनकी सेकंड ऑप्शन देखते हैं इसका, तो देखिए ए अगर 3 दे दिया है और 7.5 ये दे दिया है BC, तो QR 7.5, लेकिन इनका अब CA 5 है और 6 है, तो इनका अनुपात भी जो है रेशो भी इक्वल नहीं है और साइड भी इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में आप यहाँ देखेंगे तो ये 2.5 है, ये 4.5 और 3.5। तो जब आप यहाँ पे इनका अनुपात निकालेंगे तो ये 5 से करेंगे तो ये 5 अनुपात आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा और ये 7 से कट जाएगा। और इसका भी अनुपात अगर निकालेंगे तो 5:9:7। तो इनके जो साइड का रेशियो है वो बराबर है। तो इसका मतलब कौन से सिमिलर होंगे ट्रायंगल, ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, जिस कंडीशन की वजह से ABC और PQR दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है और वह क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में वह कितनी बार बचेंगी। तो सबसे पहले तो देखिए आप इनका एलसीएम निकालिए, 2, 4, 6, 8 का। इसका एलसीएम 120 सेकंड होता है। ठीक है ना, 120 सेकंड आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलता हूं तो 60 से गुना करना पड़ेगा। तो एक बारी बजने में वो 120 सेकंड ले रही हैं, तो इतने बारी में बजने इतने सेकंड में वो कितने बार बजेंगे। तो हमें 30 × 60 को 120 से भाग दे देते हैं। ठीक है ना, और तो हम यहाँ से ये कट जाएगा, 6 से ये 12 बार चला जाएगा, मतलब 6 से 12 ये 2 बार चला जाएगा और 2 से ये 15 बारी में, तो यानी कि 15 बारी वो बजेंगे। अब ये सही उत्तर नहीं है, आप इसको मत लगा देना, 15 बारी वो नहीं बजेंगे। अभी यहाँ पे जो पहली बार बजा था, स्टार्टिंग बजी थी जो, वो भी हमें ऐड कर देना है। तो यानी कि 15 + 1 16 बारी ये बजेंगे टोटल 30 मिनट के अंदर। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। स्टार्ट में जो बजेगा वो हमें स्टार्ट वाला भी यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, जो कि हमने 120 सेकंड में पहली घंटी ऑलरेडी बज चुकी थी। ठीक है, उसके बाद की हमने 30 मिनट के अंदर कैलकुलेट करी है।
तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, तो और देख ठीक है 5 दिन में ये पूरा करता है अपने पुत्र की सहयोग। तो देखिए अमरजीत सिंह और पुत्र को मैं सन की तरफ से एस लिख देता हूँ, तो उन दो उसकी मदद से वो 3 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेता है। तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो देखिए 15 यूनिट का काम आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल वर्क मैं मान लेता हूँ। इनकी एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं तो ये 3 और ये 5, ठीक है ना। ये एफिशिएंसी यानी कार्य कुशलता, एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों की कार्य कुशलता 5 आई है और यहाँ पे अमरजीत सिंह की 3 आई है। तो अगर इसकी 3 है तो इसकी 2 होगी इसके बेटे की, तभी तो 3 2 5 बनेगा। अब ये पूछता है कि तो उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेता है। तो 15 यूनिट के काम को 2 की एफिशिएंसी से वो करता है, यानी एक दिन में 2 यूनिट का। तो 15 यूनिट का काम कितने दिन में कर लेगा, 7 सही 1/2 दिन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में कहता है कि ये एक कंडीशन दे दिया a + 0 0 + a = a, जहां एक वास्तविक संख्या है, तो यह किस कारण सत्य है। तो ये एक आई थिंक ये 6th या 7th में शायद हमने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव और इस तरीके की आपने पढ़ी होगी। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 4। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, जिसमें कि आप 0 को मतलब किसी डिजिट के बाद लगा के, मतलब किसी के साथ जोड़े, मतलब बाद में या फिर पहले, तो वो नंबर आएगा सेम, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे देखिए ए के बाद अगर हम 0 जोड़ते हैं या फिर 0 + a करते हैं तो आना हमारा ए ही है, ठीक है, जहाँ पे एक ए रियल नंबर है। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं एडिशन की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि एक पिलर और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई एक समान है, यानी कि जो सिलेंडर और कोन का रेडियस और हाइट बराबर दे दिया है। तो बेलन यानी कि रेशियो निकालना है हम किसका, आयतन का रेशियो निकालना है सिलेंडर और कोन का, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर लिख दूं और इसका अनुपात निकालना है हमें कोन से, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है πr²h, और कोन का होता है हमारा 1/3 πr²h, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए ये सब कट जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3:1। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है, 3:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न के अंदर हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं 5√2, और इसको हम अपोजिट साइन से कर लेते हैं हमेशा। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें तो ये 5√2 + 7 ऊपर आ गया, और यहाँ पे a - b और a + b, तो ये a² - b² वाली आइडेंटिटी पे आ जाएगा। तो ये 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर -7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5√2 + 7 हो गया अपॉन, अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, और 25 को और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 25 दूनी 50 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 50 में से 49 गया तो बचा 1। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 5√2 + 7, और ये हमें बराबर दे दिया है a√2 + b के। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 5 आ गई है और b की वैल्यू 7 आ गई है, तो 5 और 7 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और समान ऊंचाई की 2 दीवार है। देखिए एक ना ये इस तरीके से सड़क दे दी है, और इसके इधर इधर हमें क्या कर दिया गया ना कि इस तरीके से कुछ हमें दे दिया है कि समान ऊंचाई की 2 दीवार दे दी है, ठीक है। अब सड़क पे किसी एक ये 100 मीटर चौड़ी है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट से हम यहाँ पे सीढ़ियाँ लगा रहे हैं, ठीक है ना। और सीढ़ियाँ लगा रहे हैं तो एक का एंगल बन रहा है 30 डिग्री और ये एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि दोनों सीढ़ी में से लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई कितनी है, वो हमें बतानी है, ठीक है। अब आप देखिए लंबाई वाली सीढ़ी कैसे हम निकालेंगे। 1030 की वैल्यू यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें एक तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि इस सीढ़ी में से और इस सीढ़ी में से कौन सी सीढ़ी लंबी होगी, है ना। इस सीढ़ी और इस सीढ़ी में से कौन सी सीढ़ी लंबी होगी, उसका लेंथ हमको निकालना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ना वैल्यू निकालें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ये हो जाता है हमारा बेस, और ये हो जाता है हमारा बेस, और ये हो जाता है हमारा हाइपोटेनियस। तो cos 60 की वैल्यू अगर आप देखें, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 यानी हाफ के बराबर, ठीक है। cos 60 की वैल्यू बराबर होती है sin 30 की, और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये हो गया, ठीक है,
और अगर आप यहाँ पे देखें कि ये क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो बेस हमारा कितना है, 1 यूनिट हो गया, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा, 2 यूनिट। अब यहाँ पे आप देखें cos 30 की वैल्यू अगर आप निकालें तो वो होती है कितनी, √3/2। तो √3/2, और ये होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा ये है और हाइपोटेनियस हमारा ये है। तो इसका कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ऊपर नीचे √3 से गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2√3, ठीक है। तो बेस हो गया हमारा 3 और हाइपोटेनियस हो गया हमारा 2√3, ठीक है। अब आप देखिए ये 3 यूनिट और 1 यूनिट, यानी कि इस 4 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 100 यूनिट, जो सीधा सीधा कितना है, 25 गुना। अब यहाँ पे आप देखिए इसकी इस वाले सीढ़ी की वैल्यू है वो है 2 यूनिट, और इस वाले की है 2√3 यूनिट। तो कौन सी लंबी हुई, वो यही वाली लंबी होगी, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 25 गुना है 1 यूनिट, तो हमारा 2√3 कितना हो जाएगा, ये भी 25 गुना। तो 25 गुना 50, 50√3, यानी कि जो लंबाई आई लंबी सीढ़ी की वो आई 50√3, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और इसकी एक विकर्ण की लंबाई हमें 16 दे रखी है। तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। हमें ये लेंथ बताना है इसके साइड का। अब आप यहाँ देखिए ये होता है एक, इस तरीके से हम रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एरिया दे दिया है 96, ठीक है। हाफ इंटू एरिया होता है D1 इंटू D2, ठीक है। तो ये 96 हो गया हाफ, और एक डायगोनल इसकी दे रखी है, वन ऑफ ए डायगोनल 16 दे रखी है, दूसरा डायगोनल हम निकाल लेते हैं। 2 से ये 8 बारी में चला गया और ये 8 से ये 12 बारी में चला गया, ठीक है। अब आप देखिए पहला डायगोनल इसका हमें दे रखा है 16 और दूसरा डायगोनल हमने निकाल लिया 12, और ये क्या करता है, डायगोनल को आपस में बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये वाली 16 है तो ये 8 हो गया, और ये नीचे वाला 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये 4 का दुगना हो रहा है और ये 3 का दुगना हो रहा है। तो 3 4 5, ये ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का, तो सबका दुगना हो रहा है। तो यहाँ पे ये 5 का भी दुगना हो जाएगा। तो 5 दुना कितना होता है, 10। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा इसकी साइड की भुजा की लंबाई। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसको सरल करना है और सिंप्लीफिकेशन है। तो हम 72 माइनस 52 है ना, प्लस कर लेते हैं इसको, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। और ये गुना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 चौक 64 होता है, 64, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 20, इधर से 72 में से 52 गया 20 और ये आ गया 64। तो ये 84 हमारा आंसर, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 और 24 सेंटीमीटर। तो देखिए आप यहाँ पे ना आपको पेरीमीटर दे दिया है, किसका पेरीमीटर दे दिया है, किसका, ABC अपॉन कह देते हैं पेरीमीटर हो जाता है ट्राइंगल PQR के। ये हमको दे दिया है कितना, 36/24। तो अब इनका जो अनुपात होता है वो इनकी साइड का भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे AB का मेजर पूछ रहा है, तो AB का हमें मेजर पूछ रहा है, और यहाँ PQ का मेजर जरूर दे रखा होगा। देखिए यहाँ 10 दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर मैं 12 को ये 3 बारी में, 12 को ये 2 बारी में और 2 से ये 5 बारी में, तो यहाँ से AB अगर मैं निकालूं 5 या 15, तो देखिए AB की लेंथ आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए कि किसी मेज को 1750 में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है। तो देखिए लाभ किस पे होता है, लाभ होता है क्रय मूल्य पे, यानी कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस के पे 4% अधिक लाभ कमाना है, मुझे कॉस्ट प्राइस पे 4% अधिक लाभ कमाना, और ये कब कमा रहा हूँ, यदि मैं 1750 की जगह 1800 में बेच दे रहा हूँ, तो यानी कि 50% की वजह से ही मुझे इसके क्रय मूल्य पर 4% अधिक प्राप्त हो रहा है, अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। किसकी वजह से, इस 50 रुपए की वजह से। तो यहाँ से मैं अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ तो क्या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा, नीचे 4% आ जाएगा और परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम 4 से 25 बारी में चला जाएगा, और 25 को 5 से इंटू करते हैं तो 125। तो 1250 हमारा क्या हो जाएगा, इसका वस्तु का क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है।
आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से किसके किसके बराबर है। तो देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पे बराबर है, जो कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पे आता है, ठीक है ना। तो आप इसको आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2m का होल क्यूब माइनस n क्यूब, ठीक है। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो जब आप इसकी आइडेंटिटी में लगाएंगे तो ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समावेतक एचसीएफ हमें 15 दे रखा है और उसका लघुत्तम समावेतक हमें एलसीएम एचसीएफ 15 दे दिया और एलसीएम 225 दे रखा है। यदि उनमें से एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर हो जाता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे एलसीएम देखिए कितना दे दिया है, एचसीएफ 15 और एलसीएम हमें दे दिया है 225। और यहाँ से दूसरा सेकंड नंबर अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे अगर डिवाइड कर देते हैं पहला नंबर जो कि कितना दे दिया है 45। तो ये एक्सप्रेशन है जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न ये कहता है कि अब इसको आइडेंटिटी को खोल लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 साइन और कॉस। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ कट गया और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो 0.4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.404, है ना। 3 नीचे 0 है तो 3 डिजिट पहले हमें पॉइंट लग जाएगा। तो हम इसको 0.804 यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 35 लोग किसी काम को 24 दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 35 लोग किसी काम को 24 दिन के अंदर पूरा कर लेते हैं। ये वाली लाइन आपको एग्जाम के अंदर आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। ये मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं आपको ये समझाने के लिए ये लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद की लाइन से आपको सीधा एग्जाम में काम करना है। लेकिन 6 दिन तक साथ काम करने के बाद, यानी कि 35 लोगों ने 6 दिन तक तो काम किया, उसके बाद क्या होता है कि उसने उनके नियोक्ता चाहते थे, यानी कि उनका जो ठेकेदार था वो चाहता था कि कुल काम 16 दिन में पूरा हो सके। तो 6 दिन में पूरा हो गया तो बचा हुआ 10 दिन काम करना है। तो तय समय तक काम पूरा करने के लिए कितने अधिक, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि बाकी बचे हुए एक्स वर्करों ने काम किया जो उसने बढ़ा के किया। तो जब ये 35 जाके यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 35 गुना 24 में से 6 गया तो हमारा कितना हो जाता है, हमारा 18, ठीक है ना। तो ये हमारा x इंटू 10 हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 से 5 बारी में, 2 से ये 9 बारी में, 5 से ये 7 बारी में, तो ये 63 आ गया। तो यानी कि बाकी बचा हुआ काम 10 दिन के अंदर 63 लोगों ने किया, ठीक है। और लगाए कितने थे उसने, 35। तो अगर हम 63 में से 35 अगर हम हटा दें तो हमारे कितने काम मतलब कितने एक्स्ट्रा लोगों ने काम किया, तो ये 28 लोगों ने किया, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका सही उत्तर है। 28 लोग एक्स्ट्रा उसको चाहिए होंगे। यहाँ पे पूछता है कितने अधिक लोग चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगा कि एक टायर में 2 पंचर है, ठीक है। और पूर्व अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास था कि पहला पंचर, देखिए इसके अंदर फर्स्ट पंचर जो है किसी टायर को 9 मिनट के अंदर पूरी तरीके से हवा निकाल देता है और सेकंड पंचर उसी टायर को 6 मिनट के अंदर निकाल देता है। तो दोनों मिलकर अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 18 हो गया। तो 9 से ये 2 बारी में चला जाएगा और 6 से ये 3 बारी में। तो यानी कि पर मिनट में वो इतने यूनिट की हवा इसमें से निकालते हैं, ठीक है, 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो अब ये कहता है यदि हवा एक समान दर से निकलती है तो दोनों पंचर एक साथ कितने देर में निकाल देंगे। तो देखिए 18/3 2 5, ठीक है ना। इससे हम निकाल लेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 3 सही 3/5 मिनट के अंदर। तो इसका ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा, 3 सही 3/5, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें 90 से 120 और 120 से 150 के मध्य बिंदु यानी क्लास मार्क का योग निकालना है। तो सबसे पहले तो ये समझे क्लास मार्क होता है क्या। क्लास मार्क इनका एवरेज होता है, ठीक है ना। तो 90 + 120 का एवरेज निकालते हैं और यहाँ 120 + 150 का एवरेज निकालते हैं। तो जब आप इसको कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 240, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है, 240 हो जाएगा इनका क्या, क्लास मार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये सिंपल वैल्यू है,
ये आप खुद भी ट्राई कीजिए कैसे होता है। इसका ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये पूरे 30 क्वेश्चन हमने किए आज के। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, और सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में एक बेल आइकन दिख रहा होगा आपको, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो सके। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए, हमारे साथ मेहनत करते रहिए, इस बार सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।